Hello, welcome on my YouTube channel. I am Rakesh Kumar and today my topic is objective question which is asked in previous board examination जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई विद्यार्थी पूरा कोर्स पढ़ा है और आपसे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो समझिए कि आप कुछ नहीं पढ़े। तो आप लोगों के फरमाइश के अकॉर्डिंग हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2015 मैथमेटिक्स का सॉल्व करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, है ना। क्या दिया हुआ है? एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। उसके बाद कह रहा है कि एक्स वन बराबर एक्स टू है। क्या चीज़ है? एक्स वन बराबर एक्स टू। और फंक्शन दे रहा है देन जो फंक्शन दिया हुआ है वह फंक्शन ए से बी के तरफ डिफाइंड है। ए से बी के तरफ डिफाइंड है। तब पूछ रहा है कि यह कैसा फंक्शन होगा। तो याद रखिए यह कैसा कंडीशन दिया हुआ है। देखिए थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। फंक्शन ए से बी के तरफ डिफाइंड है और क्या कह रहा है? एफ एक्स वन है जो किसके बराबर है? एफ एक्स टू के। और एक्स वन एक्स टू आपस से बराबर है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर रखेंगे एक्स वन तो देगा क्या? एक्स वन, है ना। यहाँ रखेंगे एक्स टू तो देगा क्या? एक्स टू। यहाँ रखेंगे एक्स थ्री तो देगा क्या? एक्स थ्री। इस फिगर से यही स्पष्ट हो रहा है यह कैसा फंक्शन है? वन वन फंक्शन है। तो इसीलिए याद रखिए कि इफ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू दिया हुआ है और इम्प्लाइज डेट एक्स वन बराबर एक्स टू लिख दिया है वनली, माने यह कंडीशन को फॉलो करता है, तो इस केस में क्या कह देंगे कि एफ इज क्या होगा? एफ इज वन वन होगा। तो आप लोगों को क्या चीज़ में टिक अप करना है? जहाँ वन वन लिखा हुआ होगा उसमें टिक लगा देना है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा आप लोग भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, दूसरा क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, आपका पूछ रहा है साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू। कितना का वैल्यू पूछ रहा है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू। याद रखिएगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू। देखिए सॉल्व कीजिए इसको। क्या लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू। आप बताइए साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टू? तो 60 डिग्री का। 60 डिग्री को पाई में कितना लिखते हैं? तो पाई बाई थ्री। यानी यही आपका कच्ची रहा आंसर रहा। बात समझे ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan इनवर्स वन है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप क्या कहते हैं साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक का टेबल अगर आप याद रखते हैं कि साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री कितना होगा, तो यह क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है आपको साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू पूछ रहा है ना। साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स का तो याद रखिए साइन किसका नहीं tan इनवर्स एक्स का पूछ रहा है। tan इनवर्स एक्स का पूछ रहा है तो याद रखिए कि tan किसका अपोजिट होता है? कॉट का। तो यहाँ लिख देंगे कॉट इनवर्स। चूंकि tan का अपोजिट कॉट इनवर्स होता है तो इसलिए एंगल को अपोजिट कर दीजिए। तो एक्स लिखा हुआ है तो एक्स का अपोजिट कीजिएगा। तो इसके बटा में एक छुपा हुआ है तो क्या लिख देंगे? वन बाई एक्स। यानी यही आपका आंसर होगा। बात समझे ना। tan का अपोजिट क्या होगा? tan इनवर्स का अपोजिट हो जाएगा कॉट इनवर्स, है ना। tan का अपोजिट हो जाएगा कॉट इनवर्स और साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स। सेक का अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स। जैसे इसका मतलब समझिए हम क्या लिखे हैं? ये लिखे हैं कि अगर कोई पूछे कि tan इनवर्स कितना के बराबर होता है तो याद रखिएगा tan किसका अपोजिट होता है? तो अपोजिट होता है कॉट का। तो यहाँ लिख देंगे कॉट इनवर्स और एक्स के बटा में एक छुपा हुआ है तो यहाँ क्या लिख देंगे? वन बाई एक्स। यही आपका आंसर है। बात समझे ना। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और याद भी रखिएगा, अगर चाहिए याद रखना चाह रहे हैं तो याद रखिए कि साइन इनवर्स लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक इनवर्स। तो कॉसेक इनवर्स 1/x लिख देंगे। कॉस इनवर्स अगर लिखा हुआ रहेगा, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो यहाँ लिख देंगे सेक इनवर्स 1/x। अगर tan इनवर्स लिखा हुआ है तो tan इनवर्स x का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ कॉट इनवर्स लिख देंगे, इसका अपोजिट 1/x। यही 3 फार्मूला होता है जो अक्सर एग्जाम में पूछा करता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ 111 XYZ x² y² z², इसका वैल्यू निकालना है। तो यह बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है डिटर्मिनेंट का, जो हमेशा आते रहता है, याद रखिएगा। इसको डायरेक्ट होता है x माइनस वाई, है ना, और क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस वाई, फिर हो जाएगा y माइनस जेड, और x माइनस वाई, y माइनस जेड, अगला क्या हो जाएगा z माइनस एक्स। यही आंसर होगा, लेकिन हम प्रूव करके बता देते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे, R1 चेंजेज R1 माइनस R2, R2 चेंजेज R2 माइनस R3। तो क्या लिख देंगे यहाँ, R1 चेंजेस R1 माइनस R2, और R2 चेंजेस क्या लिख देंगे, R2 माइनस R3, है ना। R2 चेंजेज R2 माइनस R3 कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से इसको एक में से घटाइएगा तो एक में से घटेगा तो क्या बचेगा, 0। x में से y घटाइएगा तो x माइनस वाई, इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, x² माइनस y²। उसी तरह से ई में से घटाइएगा तो आपका 0 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो y माइनस जेड आ जाएगा, है ना। और इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या लिख देंगे, y² माइनस z², और ये जो बचा से लिख देंगे 1z²। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, 0 0 1, और ये हो गया x माइनस वाई, y माइनस जेड, और ये z। इसको a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना। इधर भी इसको लिखेंगे तो y² माइनस z² क्या हो जाएगा, y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, और उसी तरह से ये क्या आ जाएगा, z², है ना। अब इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखिए, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो आपका आ जाएगा, इसमें से x माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ 0 है तो इसमें भी x माइनस वाई, इसमें भी x माइनस वाई, इसमें भी x माइनस वाई, x माइनस वाई कॉमन है, इसमें से y माइनस जेड कॉमन। ये दोनों कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, यहाँ ये 0, x माइनस वाई निकल गया तो 1, यहाँ से x माइनस वाई निकल गया तो क्या बचेगा, x प्लस वाई। यहाँ से y माइनस जेड निकलेगा तो ये 0, यहाँ से y माइनस जेड निकला 1 बचा, यहाँ से y माइनस जेड निकला y प्लस जेड, और ये 1z z², है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या आ जाएगा आपका, x माइनस वाई, और यहाँ y माइनस जेड, और ये 2 0 तो तीसरा लेके बनाएंगे तो ऐसे बंद कीजिएगा, ऐसे बंद, और कैसे बंद, ऐसे बंद, तो ऐसे क्रॉस गुना होगा, तो ऐसे क्रॉस गुना कीजिएगा तो एक में y प्लस जेड से तो क्या आ जाएगा, y प्लस जेड, एक में y प्लस जेड से कीजिएगा गुना तो क्या आएगा, y प्लस जेड, बीच में चिन्ह साइन माइनस का, और फिर ऐसे गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और y प्लस जेड, माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस x, है ना, माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस वाई, आपका क्या हो गया, तो ये y से y कैंसिल हो गया, तो इस तरह से क्या आ गया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और z माइनस एक्स। यही आपका काची रहा, आंसर रहा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम यही आपको सिखाना चाह रहे हैं कि हर क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट मिले। इस कंसेप्ट की सहायता से बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना, यही आपसे उम्मीद करते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन, इफ आपको दे रखा है 2x माइनस वाई, ये 5
रो वाइज 3, यहाँ y है ना, और इधर दे रखा है 6, 5 -3, नहीं -3 ना, +3, ये -2 इतना दे रखा है। और देन x का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ये दो मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स है, तो इक्वल मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका होता है, शुरू वाला के बराबर लिखेंगे, मतलब फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, लास्ट एलिमेंट के बराबर, यही सिस्टम है ना। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ लास्ट में y है, यहाँ लास्ट में कितना लिखा हुआ है -2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर -2। यहाँ है 2x - y, यहाँ 6 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2x - y = 6। अब यहाँ पर y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो y का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ जाएगा 2x और माइनस ये y, तो y का वैल्यू कितना दे रखा है, -2, तो यहाँ लिख देंगे -2 = 6। तो ये हो जाएगा 2x, माइनस में माइनस क्या आ जाएगा, +2 = 6। तो यहाँ हो जाएगा 2x = 6, प्लस में है 2, तो इधर क्या चीज़ में आएगा, माइनस में 2 आएगा, है ना। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ हो गया 2x = 6 में से 2 घटेगा 4, यहाँ 2 2 जा 4, तो x = 2 आया। इस प्रकार से हम सब देखते हैं कि x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू कितना आया, -2, है ना। तो अगर इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। हमसे y का वैल्यू नहीं पूछा था, हमसे x का वैल्यू पूछा था, तो कौन ऑप्शन में टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। dy/dx sin इनवर्स x लिख दिया है ना। dy/dx sin इनवर्स x, मतलब sin इनवर्स x का कितना डिफरेंशिएशन होगा। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका फार्मूला ही होता है dy/dx sin इनवर्स x रहता है, तो इसका क्या होता है, 1/√1 - x²। इस तरह से आपका ये आंसर था। मतलब ये क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो मतलब हम डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख देंगे, यही आपका कच्ची हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है dy/dx sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। तो इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिए dy/dx इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x = π/2। ऐसे याद रखिएगा, VBI फॉर्मूला 4 गो होता है, sin 3 होता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x = π/2, याद रखिएगा, है ना। अगला होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x = π/2। नेक्स्ट होता है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, है ना, = π/2। तो ये इतना याद रखना है। फिर से समझिए, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x = π/2 होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x = π/2 होता है, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x = क्या होता है, π/2। इसी में से देखिए ये dy/dx sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x लिखा हुआ है, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना दे रखा है, π/2, तो यहाँ π/2 रखेंगे। और हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो इस तरह से आपको जहाँ जिस ऑप्शन में 0 रहेगा उसमें आप मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है dy/dx, आपसे पूछ रहा है कितना का वैल्यू, हाँ dy/dx इस तरह से नहीं है क्वेश्चन, देखिए ऐसे लिखा हुआ है, इफ y = sin x³, क्या लिखा हुआ है, y = sin x³ और देन पूछ रहा है कि dy/dx आपका कितना आएगा। बात समझे ना। इफ y दे रखा है sin x³ और देन फाइंड करना है हम लोग को dy/dx कितना आएगा। सो ध्यान रखिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, d/dx, यहाँ y, यहाँ d/dx, यहाँ sin x³, है ना। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, याद रखना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, यहाँ लिख देंगे cos x³ इंटू d/dx
एंगल होता है, तो एंगल में कितना लिखा हुआ है एक्स क्यू, तो यहाँ एक्स क्यू लिख देंगे, है ना। तो इस तरह से आपका आ जाएगा कॉस एक्स क्यू इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्यू। तो एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पावर बगल में लिखेंगे, एक्स लिख के पावर में से एक कम करेंगे तो 3 है, 3 में से एक कम करेंगे तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर कितना आ गया 3x²। यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स क्यू, है ना, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो यही आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आता होगा, है ना। तो याद रखिएगा इसका वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ π/2, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, तो देखिए ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि दे रखा है y का वैल्यू tan x²। इफ दे रखा है आपका y का वैल्यू कि अगला क्वेश्चन में दे रखा है अगला क्वेश्चन दे रखा है इफ y = tan² x, ठीक, y = tan² x, देन क्वेश्चन में कह रहा है dy/dx कितना आएगा से बताइए। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको लिख सकते हैं y = tan x का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पावर रहता है तो ये पूरा का स्क्वायर हो जाता है। हमको डिफ्रेंसिएशन करना है तो क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे dy/dx = d/dx, यहाँ tan x का होल स्क्वायर। इसका हम कंसेप्ट सिखा चुके हैं, जब पावर ऊपर में रहता था पावर बगल में लिखते थे, पावर बगल में लिख देंगे, यहाँ tan x लिख देंगे, आप पावर में से क्या कम करेंगे, एक कम करेंगे, तो पावर में से एक कम कर देंगे तो एक लिखाएगा इंटू d/dx tan x, है ना। d/dx क्या चीज़ लिखेंगे, tan x। फिर से समझिए क्या करते हैं, तो इतना लिख देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, या इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, है ना। फिर से लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पावर बगल में आ जाएगा 2 tan x, पावर में से क्या कम करेंगे, एक कम, तो 2 में से घटेगा 1 इंटू d/dx, पावर छोड़ के तो क्या लिख देंगे tan x। इस तरह से क्या आ जाएगा 2 tan x, और tan का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है sec², यहाँ लिख देंगे sec² x, और d/dx आएगा तो x, ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 2 tan x इंटू sec² x। तो यही आपका आंसर होगा, है ना, यही करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर से देख लीजिए y = tan x का स्क्वायर है, डिफ्रेंशिएट किए तो दोनों तरफ d/dx लगा दिए, इसका पावर 2 है, पावर बगल में लिख दिए, tan x लिखते, पावर में से एक कम करते हैं तो 2 में से घटेगा 1, d/dx पावर छोड़ के डिफ्रेंशिएट करते हैं तो tan x, 2 tan x का डिफ्रेंशिएशन sec², फिर d/dx एंगल, तो एंगल में x है तो x काट लिए, कैंसिल हो गया, 2 tan x इंटू sec x। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन 1 dx कितना आएगा। तो 1 है, dx है तो इसका एक 1 और dx का हो जाएगा x, इसका मतलब हो गया x, एक कांस्टेंट c पे जोड़ देंगे। मतलब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, क्या किए हैं, इंटीग्रेशन 1 dx = dx का कथी हो गया x, 1 का 1, और x एक कांस्टेंट के रूप में जोड़ देते हैं तो c हो गया। तो यही आपका आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन 1/√x dx। इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए 1/x के पावर कितना है, रूट हटता है तो पावर 1/2 हो जाता है। याद रखिए रूट हटता है पावर कितना हो जाता है 1/2, यहाँ लिख देंगे 1/2 dx। अब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका पावर नेगेटिव 1/2 dx, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आ जाएगा, आपका पावर जितना रहता है
उसमें 1 जोड़ देंगे, उतना ही से भाग। तो क्या आ जाएगा, x के पावर 2 इकाई 2 में से 1 घटेगा, 1/2 और बाई 1/2, तो ये बगल में आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 2x, 1/2 है पावर, 1/2 है पावर, तो यहाँ लिख देंगे 2 और 1/2 का मतलब होता है √x, एक कांस्टेंट के रूप में जोड़ देंगे। बात समझे ना, मतलब 1/2 हटता है तो कितना लिखते हैं, रूट लिखते हैं और एक कांस्टेंट के रूप में जोड़ दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दे रखा है dx बाई 1 + cos x, है ना, dx बाई 1 + cos x। तो देखिए याद रखिए dx बाई 1 + cos x के होता है फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x/2। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, तो बाहर करेंगे तो बटा के नीचे 2 करेंगे, यानी 1/2 लिखाएगा, इंटीग्रेशन, ये cos नीचे से ऊपर जाएगा तो cos का होता है sec स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे sec स्क्वायर x/2 dx। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1/2 और sec स्क्वायर x/2, तो sec स्क्वायर के tan होता है, तो यहाँ लिख देंगे tan x/2। एंगल को डिफरेंशिएट करके बटा के नीचे लिखते हैं, तो x/2 को करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आएगा, तो यहाँ 1/2 ये से ये कैंसिल हो गया। इस तरह से आपका कितना आ गया tan x/2, एक कांस्टेंट के रूप में जोड़ देंगे c, है ना। फिर से समझिए, इंटीग्रेशन dx बाई 1 + cos x है, तो इंटीग्रेशन dx बाई 1 + cos x, तो 1 + cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2। अब ये 2 को बाहर किए तो 1/2 हो गया, और cos, तो cos नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब cos का अपोजिट तो sec होता है, तो sec स्क्वायर x/2। हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन sec स्क्वायर, तो इसका होता है tan और x/2 लिख दिए, एंगल का डिफ्रेंशिएट करेंगे x/2 का, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो tan x/2। एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, तो एक कांस्टेंट जोड़ेंगे, तो क्या कांस्टेंट के रूप में जोड़ेंगे, c जोड़ेंगे। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b। क्या लिख चुका है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, है ना। और आपको बोल रहा है इसमें इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, और उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है आपको x⁵ dx। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं। इसका पावर कितना है 5, तो एक जोड़िए, 5 है तो एक जोड़ेंगे तो 6/6, कहाँ से कहाँ, a to b। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर x के जगह b रखेंगे, तो b के पावर 6 और बाई ये 6 लिखा हुआ है, माइनस a के पावर 6 और बाई 6, एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 6, है ना। b के पावर 6 और माइनस a के पावर 6, यही आपका आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फिर से देखिए, x के पावर 5 है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, जितना पावर रहता है उसमें 1 जोड़ते हैं उतना ही सगा, तो इसका पावर 5 है तो 1 जोड़े 6/6 a to b, तो b के पावर 6/a, क्यों, क्योंकि अपर लिमिट का काम पहले करते थे, x की जगह b रखे तो b के पावर 6/6 माइनस, अब लोअर लिमिट के काम करते तो लोअर लिमिट में a है तो x की जगह a रखेंगे, तो के पावर 6/6, यही आपका आंसर रहा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखा है dy बाई dx इक्वल टू y/x, dy बाई dx इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, y/x, y/x नहीं x/y, y/x नहीं, क्या लिखा हुआ है x/y। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस गुना कीजिए, ऐसे और ऐसे, मतलब इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ले आएंगे, एक तरफ x वाला एक तरफ y वाला, तो इसको इधर कीजिए तो हो गया y dy, इसको इधर कीजिए तो इधर हो गया x dx। उसके बाद कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लीजिए, तो y के पावर कितना है 1, तो 1 बढ़ा के लिखते हैं, पावर में 1 है तो 1 बढ़ा के 2/2, इसके पावर कितना है 1, तो 1 बढ़ा कर तो 2/2,
कांस्टेंट जोड़ेंगे। कांस्टेंट इस तरह से जोड़ते हैं कि ऑप्शन मेरा क्या हो जाए, तो मैच कर जाए। इसलिए इसमें क्या करते हैं, तो इसमें ऐसे कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, x²/2, आई जोर से इधर घटाओ मैं, y²/2, कांस्टेंट इधर ले लीजिए c/2। इस तरह से ये दो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, x² - y² बराबर c। ये दो कैंसिल होने का मतलब एलसीएम ले ली, तो यही ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आता होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या लिख चुका है, तो देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दिया है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, dy/dx प्लस sec² y इक्वल टू दे रखा है tan x इंटू sec² tan x इंटू sec² इज पूछ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ज़्यादा हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है, इसका भी कंसेप्ट होता है। जो कंसेप्ट देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये p के काम करेगा, e q का काम करेगा। मतलब इस फॉर्मेट में रहता है तो y को छोड़ देते हैं, इसके बगल में जो भी रहता है क्या चीज़ का काम करता है, p का। तो यहाँ p बराबर क्या लिख देंगे, sec² और q बराबर क्या आ जाएगा आपका, tan x इंटू sec²। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, IF बराबर फॉर्मूला होता है e के पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e के पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू कितना है, sec² dx। तो इसको समझे, IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e टू द पावर p का वैल्यू sec² dx, ई के पावर sec², तो sec का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। यहाँ लिख देंगे tan x, है ना, tan x लिख देंगे। और उसके बाद यही आपका आंसर रहा, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलना था। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में दे रखा है आपको, पूछ रहा है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री पूछ रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री तो लिखा हुआ है 1 + dy/dx, है ना, का 1 + dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू d2y/dx² इज। क्या पूछ रहा है, इसका मतलब डिग्री पूछ रहा है। तो डिग्री का कंसेप्ट हम बताए थे, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, वो हायर टाइम डिफरेंशिएट है, उसी के पावर को डिग्री कहते हैं। फिर से समझिए, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसका अगर डिग्री हमको फाइंड आउट करना है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सबसे ज़्यादा बार, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हायर टाइम डिफरेंशिएट होगा, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट होगा, उसी के पावर वो कैसे कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो ये को बार डिफरेंशिएट नहीं है, ये एक बार डिफरेंशिएट है, ये कई बार डिफरेंशिएट, 2 बार डिफरेंशिएट है। ये को बार डिफरेंशिएट नहीं है, ये 1 बार डिफरेंशिएट है, ये 2 बार डिफरेंशिएट है। तो इसका पावर कितना है, 1 है। तो डिग्री हमको कह रहा था, हायर टाइम डिफरेंशिएट रहता है, उसी के पावर को डिग्री कहते हैं। तो डिग्री आपका कितना आ गया, डिग्री आपका आ गया 1। अगर ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर के केस में कितना होता, 2, ना समझे।
ये एक को बार डिफरेंशिएट नहीं, एक बार डिफरेंशिएट, ये 2 बार डिफरेंशिएट। अगर ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर 2 होता, और डिग्री पूछता था 1, लेकिन डिग्री पूछा है, तो यही आपका कच्ची रहा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में ऑर्डर ही पूछ रहा है। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, 17 नंबर क्वेश्चन में द ऑर्डर ऑफ पूछ रहा है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखा है कितना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और दे रखा है प्लस एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद का होल क्यूब इक्वल टू एक्स फॉर ईच। ऑर्डर पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, अभी हम तुरंत सिखाए हैं कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो हायर टाइम्स डिफरेंशिएट है, उसके पावर को डिग्री कहते हैं, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट है उसको ऑर्डर बोलते हैं। देखिए यहाँ ये एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं है ना, ये कितना बार डिफरेंशिएट है, एक बार डिफरेंशिएट है। आई कितना बार डिफरेंशिएट, 2 बार डिफरेंशिएट है, जिसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। यहाँ लिख देंगे ऑर्डर इक्वल टू 2, यही आपका आंसर रहा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ, द पोजीशन वेक्टर ऑफ, द पोजीशन वेक्टर ऑफ, और दे रखा है वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, आपको पॉइंट दे रखा है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1 0 2, है ना, 1 0 2 दे दिया है, इसका पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, पोजीशन वेक्टर लिखते समय क्या करते हैं, यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 1 आई लिख देंगे, प्लस ये 0 लिखा हुआ है तो 0 जे लिख देंगे, प्लस ये 2 लिखा हुआ है तो 2 के लिख देंगे, मतलब आई जे के लगा के लिख देते हैं। 0 से गुणा करेंगे तो ये खत्म हो गया, यानी 1 आई के मतलब आई, और प्लस ये 2 के, तो यही आपका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1 0 2, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है द मॉडुलस ऑफ 7i माइनस, द मॉडुलस ऑफ 7i माइनस 2j प्लस के इज, इसका मॉडुलस पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, द मॉडुलस ऑफ 7i माइनस 2j प्लस के इज, इसका मॉडुलस पूछ रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे कि इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉड ऑफ 7i माइनस 2j प्लस के इक्वल टू रूट अंडर 7 का स्क्वायर जोड़ माइनस 2 का स्क्वायर जोड़, इसके बगल में 1 है तो 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5 9 54 हो जाएगा, है ना। तो यही आपका आंसर रहा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, मतलब 3 3 9 3 27 दूना 54, है ना। 3 3 और 3 27 दूनी 54, ये 2 में से 1 बाहर,
और इसका जोड़ा नहीं है तो 3 दूना कितना हो जाएगा आपका 6। यही ऑप्शन आपका कच्ची हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 20 नंबर, ध्यान से देखिएगा, है ना। इफ ओ बी द ऑरिजिन, क्या दे रखा है, इफ ओ बी द ऑरिजिन, इफ ओ बी द ऑरिजिन, है ना। वो आपका ऑरिजिन दिया हुआ है और एंड ओपी दे रखा है, वेक्टर ओपी। ओपी आपको दे रखा है 2y 3j - 4k, 2y 3j - 4k, है ना। एंड ओ क्यू दे रखा है, ओ क्यू दे रखा है 5y + 4j, 5y + 4j - 3k, है ना। देन पी क्यू पूछ रहा है, पी क्यू कितना हो, तो आप ध्यान दीजिएगा, पी क्यू निकालना है ना, पी क्यू क्या निकालना है, पी क्यू दिस माइनस दिस, आगे घटाओ पीछे, तो ये क्यू माइनस पी, लेकिन ओ लगा के लिखिए, ओ पी माइनस ओ क्यू, ओ क्यू माइनस ओ पी, मतलब आगे घटाओ पीछे होता है ना। अब वैल्यू रखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ओ क्यू का 5i + 4j - 3k, यहाँ दिया हुआ है 5i + 4j - 3k, माइनस ये रखिएगा तो ये क्या आ जाएगा 2i + 3j - 4k। बात समझ रहे हैं ना, ये वैल्यू दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ सॉल्व कीजिए, ये आपका आ जाएगा 5i + 4j - 3k, माइनस से गुना करेंगे तो ये -2i, ये -3j, है ना, ये कितना आ जाएगा माइनस गुने माइनस 4k। बात समझ रहे हैं ना, ये 4k। चलिए डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते हैं। देखिए ये आपका आ जाएगा आंसर, देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ देख लेते हैं, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5i + 4j - 3k, माइनस से गुना कराएंगे तो -2i - 3j और माइनस गुने -4k। बात समझिए ना, अभी गुना कराए हैं, इतना लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 5i में से 3i घटेगा, 2i, 4j में से 3j घटेगा, प्लस j, 3k में नेगेटिव और 4k पॉजिटिव, तो प्लस k, है ना। तो यही आपका आंसर रहा, यही आपका क्या रहा, आंसर रहा, ये आपका आंसर रहा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ the scalar product of 5i plus j minus 3k and 3i minus 4j plus 7k इस, मतलब यही क्वेश्चन दिया है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 5i plus j minus 3k and 5i 3i minus 4j plus 7k। चलिए सही क्वेश्चन है। अब स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे, ध्यान दीजिए, स्केलर प्रोडक्ट के मतलब डॉट प्रोडक्ट, यहाँ लिख देते हैं स्केलर प्रोडक्ट,
स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या लिखा हुआ है 5i प्लस जे माइनस 3k डॉट 3i माइनस 4j प्लस 7k। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आई में आई से गुना करेंगे, जे में जे से गुना करेंगे, के में के से। चूंकि आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, आई डॉट जे आई डॉट के 0 होता है। याद रखिएगा आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के, इसका वैल्यू कितना होता है 1। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। और अपोजिट आई डॉट जे जे डॉट के और के डॉट आई का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ गुना करेंगे तो आई में आई से गुना कर देंगे, जे में जे से गुना कर देंगे, के में के से गुना कर देंगे। गुना कीजिएगा तो 5 में 3 से गुना कीजिएगा 15 आएगा, प्लस 1 में -4 से गुना कीजिएगा -4, -3 से 7 में तो -21। ये 15 माइनस 25, 21 4 25, 15 में से 25 घटेगा -10। यही आपका करेक्ट आंसर रहा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर देखिए, कह रहा है कि ए डॉट बी आपको दे रखा है 0, दे पूछ रहा है, फॉर्मूला लगा दीजिए। ए डॉट बी बराबर 0 दे रखा है, पूछ रहा है कि क्या होगा ए और बी में। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। क्या होता है फॉर्मूला मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसका क्या अर्थ निकला, मॉड ए का वैल्यू 0 मतलब आइदर मॉड ए 0 और मॉड बी 0 और कॉस थीटा 0, है ना। यही निकल के आया। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ ऑप्शन में ये आपको कॉस का ऑप्शन ही नहीं है, ये ऑप्शन। जब ये ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, या तो ये 0, मतलब ये नॉन जीरो लेना है, ए और बी क्या लेना है वेक्टर नॉन जीरो। तो इस केस में क्या आ जाएगा वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। क्यों, वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी रहेगा, वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, तभी तो cos 90 0 होता है, 0 से गुना होगा तो इधर क्या आ जाएगा 0। मतलब ऐसे आप समझिए, ऐसे समझिए, ये फार्मूला हुआ है ना, ये समझ लीजिए, इस तरह से समझिए। मतलब हम क्या किए हैं, यहाँ फार्मूला लिखे हैं, यहाँ फार्मूला लिखे ए डॉट बी बराबर 0 देना है। इसका मतलब ए डॉट बी का क्या फार्मूला होता है मॉड बी कॉस थीटा। और कॉस कई डिग्री के वैल्यू रखिएगा से 0 आएगा, ये सोचिए कॉस कितना डिग्री के वैल्यू रखेंगे से 0 आएगा। तो कॉस 90 डिग्री 0 आता है, तो ये लिख देंगे मॉड ए मॉड बी और कॉस 90 0, 0 से गुना करेंगे तो 0। एक मतलब ए डॉट बी कब 0 आएगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। 90 डिग्री का क्या अर्थ, वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी का, विच इज करेक्ट आंसर। बात समझे ना। तो क्वेश्चन को इस तरह से हैंड ओवर किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है, आपको ध्यान से देखिएगा, आई डॉट जे का वैल्यू पूछ रहा है, आई डॉट जे। देखिए आई डॉट जे अभी निकाले हैं, क्या आया है 0, मतलब आई डॉट जे का वैल्यू पूछ रहा है। तो आंसर में क्या लिखिएगा, आई डॉट जे का वैल्यू 0 होगा। यही आपका आंसर है, ठीक है। और सेम है। अब चलिए अब आगे देखते हैं। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, 24 नंबर कह रहा है आपको के क्रॉस जे का वैल्यू बताइए, के क्रॉस जे का वैल्यू। देखिए हम कंसेप्ट आपको देते हैं, ये हो गया आपका आई, ये हो गया जे,
ये हो गया के। ऐसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज तो नेगेटिव वैल्यू। तो देखिए यहाँ आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो ऐसे ना चल रहा है, तो आई क्रॉस जे क्या आपका आ जाएगा के। फिर ऐसे चलिए जे क्रॉस के, जे क्रॉस के तो क्या आ जाएगा आई, आई से चलिए के क्रॉस आई तो आपका आ जाएगा जे। इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आता है। अब चलिए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलिएगा तो ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे तो क्या लिखेंगे आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या आ जाएगा जे आ जाएगा, आई क्रॉस के जे। फिर लिखेंगे के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे चलेंगे तो क्या मिलेगा आई। यहाँ से चलिए जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई चलेंगे ना, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई तो क्या आएगा के आएगा। लेकिन याद रखिए कि क्लॉकवाइज क्या होता है नेगेटिव होता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। बात समझे ना, ये सब माइनस होगा। तो यहाँ याद रखिए के क्रॉस जे आपसे पूछ रहा है तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा माइनस आई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस आई, यानी माइनस आई में हम टिक करेंगे, यही आपका आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। क्या कह रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए पूछ रहा है कि बताइए कितना होगा। क्या पूछ रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कितना होगा। आप ध्यान दीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए पूछ रहा है, यानी यहाँ पर थीटा 0 डिग्री के बन जाएगा। क्यों, क्योंकि दो समान वेक्टर के बीच में डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन में है या वेक्टर ए वेक्टर, तो क्या डिग्री कौन बनेगा 0 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर ए और कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा लिखेंगे। तो मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर और कॉस थीटा का वैल्यू आएगा कॉस आई थीटा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे। ये मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर और कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो 1 से गुना करेंगे तो ये मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर आ जाएगा, यानी यही आपका आंसर क्या चीज़ हो गया करेक्ट हो गया। इस तरह से याद रखिए कि यही आपका आंसर होगा। बात समझे ना, फिर से समझिए ए डॉट ए मॉड ए कॉस थीटा, मॉड ए का स्क्वायर कॉस 0 1 होता है तो मॉड ए स्क्वायर, है ना। आगे पूछ रहा है आपसे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, यहाँ लिख देते हैं है जगह 26 द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, आप याद रखिएगा एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो 1 0 0, मतलब समझिए इसे एक्स वाई जेड दिया हुआ है, जिसका डायरेक्शन पूछेगा उसका वैल्यू 1 और रिमाइंडर 0। तो एक्स का पूछ रहा है तो एक्स का वैल्यू 1 और बच गया से 0। फिर वाई एक्सिस का पूछेगा तो वाई का 1 और ये सब 0। फिर जेड का पूछेगा, जेड का कची हो जाएगा 1 और सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझे ना। तो ये तीनों का हम एक्सिस का क्या लिख दिए हैं डायरेक्शन कोसाइन, मतलब यहाँ नहीं दिख रहा है तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इधर लिख देते हैं हम, है ना, इधर लिख देते हैं ये चीज़ यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ देख लीजिए, मतलब डायरेक्शन कोसाइन हमको सिखाना है तो ध्यान दीजिए। यहाँ देख लीजिए डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे हम, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे, ये फॉर्मूला का काम करेगा। तो याद रखिए एक्स वाई जेड होता है ना, तो एक्स एक्सिस का कहेगा तो एक्स एक्सिस का 1 0 0, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कहेगा तो वाई का वैल्यू 1 रिमाइंडर 0, तो इधर भी 0 इधर भी 0। अगर जेड एक्सिस के कहेगा तो ये 0 इसका वैल्यू 1। बात समझे ना। तो इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का हम डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन में द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालिएगा तो जेड का कितना आ जाएगा 0 0 1, यही आपका आंसर है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है
the direction ratio of the line. The direction ratio of the line. The direction ratio of the line joining the points. Joining the points. Direction ratio of the line joining the points दिया हुआ है x1, y1, z1 and z1 and x2, y2, z2। मतलब पूछ रहा है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2 एंड लिखा हुआ है एंड x2, y2, z2। तो फॉर्मूला होता है डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं तो लिख देते हैं ये x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1 और ये लिखिए या ऐसे x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2 है ना। मतलब दोनों में से कोई लिख दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्शन द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। अगला क्वेश्चन लिख रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट of the line, the coordinate of the midpoint of the line segment joining the points 2, 3, 4 and joining the points 2, 3, 4 and 8, -3, 8 are। क्या पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट joining the points 2, 3, 4 and 8, -3, 8 8 -3 8 2, 3, 4 8 -3 8। तो इसका फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है, याद रखना है x1 प्लस x2 बाई 2, है ना। और क्या होता है y1 प्लस y2 बाई 2 और क्या होता है z1 प्लस z2 बाई 2। इस फार्मूला पर बैठाइएगा तो क्या आपका आ जाएगा 2 में 8 जोड़िएगा 10, 2 से भाग दीजिएगा 5, 3 में -3 जोड़िएगा 0, 2 से भाग दीजिएगा 0, 4 में 8 जोड़िएगा 12, 12 में 2 से भाग दीजिएगा 6। यही आपका आंसर रहा। आज समझे ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम आपको दे रखा है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस। ये क्वेश्चन नंबर आपका रहा 29। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 2 lines are the direction cosine of 2 lines are L1, M1, N1 and L2,
m2 यही दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है आपको कि इसके बाद पूछ रहा है कि ये लाइन आपका cos थीटा इक्वल टू पूछ रहा है से क्या आपका होगा, देन cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, आप लोग जानते हैं फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये डॉट ए डॉट बी, तो दोनों को गुना कीजिए, क्या हो जाएगा L1 L2, इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा M1 M2, इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा N1 N2, अब बाई रूट अंडर L1 का स्क्वायर M1 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा L2 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा M2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका फॉर्मूला। बात समझे ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में आपको कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, द डायरेक्शन रेशियो है ना, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन लिख रहा है AX टू द प्लेन 7x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0r, बस यही दिया है। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन 7x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0r, बस कुछ नहीं करना है। इसका मतलब ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, यही इसका कची कहलाएगा मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ द, ऐसे लिख देंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल माने परपेंडिकुलर टू द प्लेन बराबर फॉर्मूले हो जाएगा, ये 7 लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे -2, यही आपका कसी रहा आंसर रहा। क्या क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे, -4 लिख देंगे, यहाँ देखिए, यहाँ नहीं देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा बराबर 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा, मतलब कॉमा देकर लिख देंगे, है ना, यही हो जाएगा 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इफ द लाइन है ना, इफ द लाइन x माइनस x1 बाई l, x माइनस x1 बाई l, y माइनस y1 बाई m, z माइनस z1 बाई n, मतलब लाइन दिया है x माइनस x1 बाई l, y माइनस y1 बाई m, z माइनस z1 बाई n, इज पैरेलल टू द प्लेन, is parallel to the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0।
है ना, यही दे रखा है। देन बस यहाँ से यही फॉर्मूला लिख देगा। ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो ये लिख देंगे ए सामने सामने ए बाई एल। मतलब पैरेलल के केस में रेशियो में लेते हैं, याद रखिए पैरेलल के केस में क्या चीज में लेते हैं, रेशियो। ए बाई एल इधर से बोलिए बी बाई एम, और ये क्या हो जाएगा सी बाई एम, यही हो जाएगा आपका, है ना, यही आंसर हो जाएगा। बात तो आया होगा समझ में। परपेंडिकुलर कहता है 32 में कहते हैं, वही क्वेश्चन अगला है 32 में कह रहा है इफ द प्लेन्स a1x b1y c1z है ना प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड a2x b2y c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, यही दे रखा है ना, इतना दिया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए ध्यान रखिए, परपेंडिकुलर के केस में इंटू करेंगे 0 हो जाएगा, फॉर्मूला ही होता है a1 a2, समझ रहे हैं बात, a1 a2 प्लस यहाँ से b1 b2 क्या लिख देंगे b1 b2 प्लस यहाँ से c1 c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कब, जब परपेंडिकुलर का हैगा तो ये कंडीशन। अगर पैरेलल कहता था क्या लिख देते a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, लेकिन पैरेलल नहीं कहा है, यहाँ क्या कहा है परपेंडिकुलर कहा है, तो इतना हम कर सकते हैं। बात समझे ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, दे रखा है आपको 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 7 इक्वल टू 0, ये दे रखा है। फ्रॉम द पॉइंट है ना, पॉइंट दे रखा है 2 माइनस 3 माइनस 1 इज, और डिस्टेंस पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, मतलब ऐसे लिख देते हैं ax1 जोड़ ax1 जोड़ by1 जोड़ cz1 जोड़ d है ना, अब बाई रूट अंडर a1 के स्क्वायर जोड़ a के स्क्वायर जोड़ b के स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर, यही होता है। फॉर्मूला पर रखिए, ये आपका काम करेगा x1 का a b c, x1 y1 z1, तो यहाँ लिख देंगे 2 अगुने ये वाला 2, है ना, आ रहा होगा समझ में, 2 गुने 2, आइए जोड़ के चिन्ह देंगे, -3 अगुने यहाँ -3, है ना, प्लस 6 इंटू ये वाला -1, अब बाई अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो a का वैल्यू आपका, a का वैल्यू यही हो गया, है ना, a का वैल्यू ये हो गया आपका, a का वैल्यू हो गया 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर अब प्लस 6 का, फिर से समझिए, समझाते हैं ऐसे, ये हो गया आपका a b c d, ये हो गया a1 b1 मतलब x1 y1 z1, तो यही गुना किया 2 इंटू 2 प्लस -3 इंटू -3 प्लस 6 इंटू -1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस गुने माइनस प्लस 3 3,
आइए -6। अब बाई इसको रूट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 6 घटेगा 3 और 4 7। अब बाई है ना, इसको करेंगे 9 4 13 36 49। इसको सॉल्व करेंगे 7 7, ये कैंसिल आपका हो जाएगा, 1 आना चाहिए। है ना, ध्यान से देखिएगा, ये आपका कितना आ गया, दोनों का इंटू कराए हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 9 4 13 14। यही आपका आंसर रहा, है ना। 9 4 13, 13 में से 6 घटा 7, 9 में से 6 घटा 3, 3 4 7, ये 9 4 13 6 13 6 19 की 9 हासिल 3 1 4 7 7 49। ठीक है, यही आंसर होगा आपका, याद रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिएगा ध्यान से। 34 कह रहा है इफ PA इक्वल टू 3/8। PA कितना दिया है, 3/8। PB इक्वल टू 1/2 ये दिया है, और PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/4। देन पूछ रहा है आपसे PA यूनियन B, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फिर से समझिए, PA दे रखा है आपको कितना, PA दे रखा है 3/8, PB कितना दे रखा है 1/2, PA इंटरसेक्शन B कितना दे रखा है 1/4। देन PA यूनियन B आपसे पूछ रहा है, तो फॉर्मूला ही होता है इसका, बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसका आपका फॉर्मूला होता है PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। वैल्यू रखिए, PA का वैल्यू 3/8 प्लस PB का वैल्यू 1/2 माइनस PA इंटरसेक्शन B 1/4। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आपका 8 आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ 3, 2 चौके 8, तो यहाँ 4, 4 2 8, तो यहाँ 2। देखिए 4 में से 2 घटेगा 2 और 3 5, 5/8। यही आपका कचीरा आंसर है। बात समझे ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है आपको 35 A and B are इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यही दे रखा है, इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देन फिर से समझिए, A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे रखा है। देन इसका फॉर्मूला ही होता है, याद रखिए, PA इंटरसेक्शन B बराबर होता है PA इंटू क्या होता है, PB। याद रखिएगा, PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या होता है फॉर्मूला, PA इंटू PB, यही फॉर्मूला होता है। बात समझे ना। PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या होता है, PA इंटू PB। तो यही ऑप्शन में आपको मैच कराना है। और एक बात और ध्यान रखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PA यूनियन B का अगर डैश के रूप में पूछेगा तो देखिए ध्यान से, कुछ कर देते हैं इसको। और ये तो आपका फॉर्मूला जनरल केस हो गया यहाँ, इसको और थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है।
इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से कुछ फॉर्मूला निकालते हैं। पी ए यूनियन बी का डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको सॉल्व करेंगे अगर इंडिपेंडेंट होगा तो क्या हो जाएगा, पी ए डैश इंटू पी बी डैश। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस पी ए, ये कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस पी बी। वाली वाली से गुना करा दीजिए तो ये 1 से कराइएगा तो 1, इससे कराइएगा तो माइनस पी ए, और इससे इसको कराइएगा तो माइनस पी बी ना पी ए, और इससे इसमें गुना कराइएगा तो प्लस पी ए इंटू पी बी, है ना। तो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आपका आ जाएगा, पी ए प्लस, यहाँ थोड़ा गलत लिख दिए, एक से गुना कराए थे तो एक में पी बी से था पी बी, माइनस पी ए से एक में तक पी ए, एक से कराया पी ए इंटू पी बी। तो यहाँ हो गया पी, पहले ही लिख दीजिए पी ए आए, तब देखिए ये दोनों में से माइनस कॉमन लिए तो पी ए पहले लिख दिए, पी बी, अब माइनस पी ए इंटू पी बी। इसको क्या लिख सकते हैं आप ही बताइए, 1 माइनस, ये फॉर्मूला हो गया आपका इंटरसेक्शन के केस में ये होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इतना लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट के केस में। तो 1 माइनस इतना का फॉर्मूला होता है पी ए। इसी तरह से डैश भी करते तो वही आता है, एक्चुअली में यही आपका फॉर्मूला हो गया। अगर डैश लगा के कहेगा, यहाँ डैश रहेगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कहेगा तो इस केस में क्या लिख देंगे, पी ए डैश इंटू पी बी डैश, यही आपका फॉर्मूला रहा, है ना। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ 300 420 537, यही दे रखा है। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, कितना आगे से बताना है। देखिए ध्यान से, ये 2 जीरो है तो तीसरा लेकर सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट का ये सिंबल होता है 3 लिख देंगे, ये कॉलम और ये रो गुना कीजिए, 7 2 जा 14 माइनस इसको गुना करेंगे 0, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 14 3 जा 42, यही आपका आंसर रहा। आगे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है द इनवर्स ऑफ ए बराबर दे रखा है 235K, है ना, will not be obtained, माने हम इनवर्स इसका नहीं निकाल सकते, obtained if K has the value, कहता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। कब, जब K का वैल्यू कितना होगा तब। तो लिखेंगे कि A इज नॉट इन्वर्टिबल, बात समझिए पहले, ए इज नॉट इन्वर्टिबल। जब नॉट इन्वर्टिबल कहेगा ना, इसका मतलब हो गया कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0। अगर कोई इक्वल टू 0, वेरी सॉरी, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकालने में सक्षम है, मतलब डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू 0 आएगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर नॉट इक्वल आएगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे देखिए ए इन्वर्स बराबर फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। तो यह फार्मूला कब लगेगा आप ही बताइए। यह फार्मूला तभी हम लगा सकते हैं जब हमको डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते, का मतलब डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ 235K, यहाँ लिख देंगे डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसकी जगह क्या लिख दीजिए आप 0, इसको गुना कीजिए तो ये क्या आ जाएगा 2 किया माइनस 15, घटाव से जोड़ में 15, ये 2 की, तो K बराबर कितना आ जाएगा 15/2। उम्मीद है कि
क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि पूछ रहा है 38 नंबर डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछ रहा है। आप ही बताइए। फार्मूला होता है, यहाँ पे भी फार्मूला लिख देते हैं 2 tan इनवर्स x बराबर होता है फार्मूला, साइन में होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन में याद रखिएगा। और अगर आप कॉस में लिखते हैं तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस में होता है। अगर tan में लिखते हैं तो tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। फिर से समझिए, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन में होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको ऑप्शन में tan के फॉर्म में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, क्योंकि इतना बराबर 2 tan इनवर्स x होता है, तो यही आपका रहा आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स, फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स आई, तो याद रखिए आई यूनिट मैट्रिक्स है, जैसे I1 का वैल्यू 1 होता है, I2 का वैल्यू कितना होता है 1 0 0 1, I3 का वैल्यू कितना होता है बताइए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो I का स्क्वायर कीजिए फिर भी आई आएगा, I के पावर क्यू कीजिए फिर भी आई आएगा, I के पावर 5 कीजिए फिर भी आई आएगा। तो वही ऑप्शन में आपको दे रखा है आई स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो आई स्क्वायर बराबर आई होगा। एक बात ही, और कोई भी आई किसी भी ऑर्डर का उसका मॉडुलस निकालिएगा तब है ना, तो यही दोनों रिलेशन है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिएगा ध्यान से, इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूले होता है, फॉर्मूला पूछ दिया है 2a लॉग मॉड x माइनस ए बाई एक्स प्लस सी। थैंक यू। तो इस तरह से आपको पूरा चैप्टर का कंसेप्ट पता है 2015 में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड का। तो इस तरह से आपका कोर्स रिकवर किए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हुआ तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें फीडबैक मिले, जिससे हम आगे और नेक्स्ट वीडियो बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।